सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो इंटरमीडिएट क्लास 12th का जो है इकोनॉमिक्स हम लोग देखने वाले। क्या देखेंगे? इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे। जो आप लोगों का परीक्षा है 20 तारीख और 18 तारीख। 18 तारीख साइंस और कॉमर्स वाले और 20 तारीख आर्ट्स वाले, ये दोनों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट 12th क्लास के सभी स्ट्रीम बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट अच्छा लगे तो ज़रूर कर दीजिएगा लास्ट तक। चलिए आप लास्ट तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। और आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखिएगा तो फिर आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा समय बचत होगी, है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ये जो है आपका ये सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप सबको पता है। और ये 80 मार्क्स का होता है, वो भी आप सबको पता है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहला चलते हैं। पहला प्रश्न MCQ टाइप प्रश्न कुछ है, उसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हुआ है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं अब। ठीक है, हाँ। तो MCQ या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता है कि हर बार हम आपको बताते हैं कि वीडियो क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहेगा क्यों महत्वपूर्ण होगा। सो ठीक है, चलिए। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को चुनना है। तो ये बात जो कहा गया था वो मार्शल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? ए मार्शल। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता। आर्थिक समस्याएं दर्शा रहा है। ठीक है, कहता है नेम द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो शो करता है उसको बताना है आप लोगों को। तो उत्पादन वक्र, ठीक है, प्रोडक्शन कर्व जिसको कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं, है ना, उदासीन वक्र और उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर देखिए आपका जो होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया गया, कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन दिया गया, कहता है कि कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक नियोजन द्वारा, मूल्य तंत्र द्वारा। ये और बी दोनों होगा, बोथ दोनों, ये एंड बी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है प्रश्न, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय जो है, ऑप्शन के अनुसार आप चलेंगे तो देखेंगे कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब भी कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तित होगा। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया गया है, दिया गया मांग की आय लोच को निम्न सूत्र की सहायता से मापा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा सूत्र के माध्यम से यहाँ पे मांग की आय लोच को मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इंटू क्यू बाय वाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है, हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखें, अब सब्जेक्टिव को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बताए थे कि क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों वीडियो देखना चाहिए आपको लास्ट तक, ठीक है। उसका हल यहाँ पे अब आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बतलाएं। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता, ठीक है, क्या है और ये नियम क्या है। देखो, ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 2012 में पूछा, 14 में पूछा, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देख सकते हैं अल्टरनेटिव पूछा गया है और 2024 में ये प्रश्न नहीं पूछा है। 2024 में नहीं पूछा है तो ये 25 में एकदम एनीहाउ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बतलाएं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या? यह नियम मांग के नियम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मांग के नियम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है, ठीक है। कहता है कि एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घटती दर से प्राप्त होती है। अतः उपयोगिता भी प्रत्येक अगली इकाई के लिए कम कीमत देने को तैयार होता है। इसीलिए वस्तु की मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। यही होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। ये था। अब आगे दिया गया है कुछ और प्रश्न, और वो भी क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आपको हम बताते चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है 9 में पूछा, 10 में पूछा, 11 में पूछा, 16 में पूछा। राजस्व घाटे का क्या अर्थ है, ठीक है। राजस्व घाटे का क्या अर्थ है, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो राजस्व घाटा क्या है? एक लेखा वर्ष की अवधि में सरकार के कुल राजस्व व्यय एवं कुल राजस्व प्रतियों के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। जैसे राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्रतियां। राजस्व घाटे में सरकारी चालू वर्ष के व्यय एवं प्रतियों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्व व्यय वचनबद्ध व्यय होता है, इन्हें सरकार कम नहीं कर सकती। राजस्व घाटे व वित्तीयन सरकार या तो भूतकाल की बचतों से करती है अथवा ऋण लेती है। देखो, राजस्व घाटा क्या है? तो एक लेखा वर्ष की अवधि, सपोज मान लीजिए एक लेखा वर्ष कहते किसको, इसको समझिए। तो एक लेखा वर्ष जैसे कि आपका जो है 31 मार्च खत्म होगा, ठीक है, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है, नया सेशन चालू हो जाएगा और वो फिर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये जो लंबा 1 साल का पीरियड होगा उसी को एक लेखा वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब सरकार का कुल व्यय, कुल जो खर्च किया है और कुल राजस्व प्रतियां और कुल राजस्व प्राप्तियां जो की है, जो प्रतियां जिसको हम कह रहे थे प्राप्तियां, जो उसको इनकम हुआ है, पाया है, आया है, के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए राजस्व घाटा किसको कह रहे हैं कि अगर 100 रुपया खर्चा किया और 90 रुपया आया, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, तो जो भी इसमें बचा है वो घाटा है मेरा, 10 की घाटा हुआ। अब ये चलेगा कैसे? तो वही बताया कि ये चलता कैसे है, इसकी समस्या उत्पन्न कैसे होती है। तो ये तो समस्या उत्पन्न ऐसे होती है कि किसी भी बजट में रख दिया गया कितना होगा, उसमें उतना दे दिया और उतना पैसा वो ला नहीं पाया, तो वो क्या होगा? तो वो क्या करेगा, या तो ऋण कर लेगा या फिर जो पुराना जो अगला साल बचा हुआ पैसा होता है उसको खर्च कर सकता है, ठीक है। ये था राजस्व घाटे का अर्थ, ठीक है। एक और इसी में प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं कि 11, 12, 14, 18 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय आय व्यष्टि या समष्टि किस अर्थशास्त्री की विषय सामग्री है? आय के चक्रीय प्रभाव का क्या अर्थ है, समझिए। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। प्रवाह की सहायता से एक निश्चित समय की अवधि में आर्थिक चरों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त देता है। आय तथा उत्पादन भी आर्थिक प्रवाह है। आर्थिक प्रवाह आर्थिक स्टॉक से भिन्न होते हैं क्योंकि स्टॉक की माप एक निश्चित समय बिंदु पर की जाती है।
अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे परिवार, फर्म, सरकार एवं शेष विश्व की परस्पर निर्भरता के नियंत्रकान को आय एवं उत्पादन का चक्रीय प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक क्षेत्र के आर्थिक निर्णय दूसरे क्षेत्रों के आर्थिक निर्णय के प्रभाव के अनुरूप लिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय आय समष्टि व्यष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहता है कि सरकारी बजट क्या है। ठीक है, सरकारी बजट सबसे पहले तो है क्या वो बताना है आपको। तो सरकारी बजट है क्या और किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो सरकारी बजट क्या है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में बजट का बहुत ही महत्व होता है। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा सरकार आर्थिक साधनों का नियोजन एवं नियंत्रण करके आर्थिक साधनों का प्रभावित करती है। सरकार बजट के द्वारा ही देश के आर्थिक नीति को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। बजट देश के वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की पूर्ति, बचत, निवेशन, रोजगार एवं आय के स्तर इत्यादि को प्रभावित कर देश की अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, सरकार की राजकोषीय नीति बजट द्वारा ही प्रकट होता है कि उसकी क्या है, राष्ट्रीय कोषीय नीति क्या है, इसके द्वारा ही प्रकट होता है। ठीक है, देखिए इसका जो प्रश्न था कि 4 तो साधनों का पुनः आवंटन करना, आय का संपत्ति का पुनः वितरण, आर्थिक स्थायित्व और सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन, ये ठीक है होगा आंसर। आगे देखिए एक प्रश्न और दिया गया है, कहता है कि हस्तांतरण भुगतान क्या है। तो हस्तांतरण भुगतान जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो भुगतान संतुलन खाते में सभी लेन देन को दोहरी प्रवृत्ति लेखांकन प्रणाली के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए देश के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से भुगतान संतुलन खाते में 2 प्रवृत्तियाँ होती है, एक जमा जिसको क्रेडिट कहते हैं तथा दूसरा नाम डेबिट है। और जमा तथा नाम की रकम समान होती है। कारण है कि भुगतानदाता संतुलन खाते में नाम मदों को ऋण तथा जमा मदों प्लस होता है। ठीक है, तो ये था आपका हस्तांतरण भुगतान। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी वीडियो बताए हैं अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।